डिविडेंड होता क्या है? शाबाश, बिल्कुल गलत। कहाँ से सीखते हो ऐसी बातें? शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट्स बांटते हैं, सारे शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग ओनर, सब में डिवाइड करते हैं, उसको डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि डिवाइड होता है। हम जब कंपनी का सबसे पहले हम सेल करते हैं, सामान बेचते हैं, उसमें से हम सारी कॉस्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे पास आता क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। अकाउंट सही है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सारे खर्चे कंपनी के, सैलरीज वगैरह माइनस करते हैं, क्या आता है? हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसमें सारे खर्चे माइनस है। ये नेट प्रॉफिट में सबसे पहले क्या दिया जाता है? नंबर 1, इंटरेस्ट। आपकी रेशियो है आज वाली, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन एनी टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे इंटरेस्ट दिए जाते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या दिया जाता है? ये न्यूमेरिकल अकाउंट्स के अंदर भी है, ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर में भी है। टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देते हैं, फिर इक्विटी शेयर को डिविडेंड देते हैं। तो इसके बाद जो पैसा बच जाता है, वो जो मेरे पास बचता है, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। और यही सारा, अगर कोई रिजर्व रखना है बैंक कंपनी में, कोई जनरल रिजर्व, कोई रिटेन अर्निंग रखनी है, तो वो रखी जाएंगी। अगर नहीं रखनी, तो यही सारा पैसा डिविडेंड के तौर पे बांटा जाएगा सबको, सारे ओनर्स, सारे शेयर होल्डर को उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा, इंक्लूडिंग द ओनर। मैं, अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो मेरे को भी इसमें से जितना परसेंटेज मेरा शेयर है कंपनी में, उतना पैसा मिलेगा। समझ गए हो? तो ये सारा रास्ता है। आज हम इसकी बात करेंगे, ये कब देना है और कब नहीं देना, कितना देना है, ज़्यादा कि कम, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नेट प्रॉफिट हम कब निकालते होंगे? साल के आखिर में। पर डिविडेंड हम कब डिक्लेयर करते हैं? साल के बीच में। उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। हमने साल के बीच में प्रपोज करा दिया कि अगले साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मतलब 1 अप्रैल, हम कितना डिविडेंड देने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें जो प्रपोज किया सेम देंगे, हम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो डिविडेंड भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट्स कम होंगे तो डिविडेंड भी कम होगा। और अगर लॉसेस होने से डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्रेफरेंस वालों को शायद देंगे, शायद नहीं देंगे, इक्विटी वालों को तो पक्का नहीं देंगे। ये हमने पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर भी, और 11th क्लास की BST के अंदर पढ़ा था कि इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलता है। कोई डाउट यहाँ तक? अब हमने पढ़ने हैं डिविडेंड डिसीजन की डेफिनेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस डिसीजन। मार्क करो डेफिनेशन क्या है, पढ़िए हर कौन। बिल्कुल सही है। तो इसमें दो रास्ते, देखो हमने हर डिसीजन के 2 रास्ते निकाले। पहला डिसीजन क्या था हमारा? फाइनेंसिंग डिसीजन। उसमें क्या 2 रास्ते थे? डेप्ट या इक्विटी। फिर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें क्या था? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ भी जो नेट प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, इसके 2 रास्ते हो जाते हैं। कितना हम कंपनी में रिटेन्ड करेंगे एंड कितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसी को डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड करके बांटा जाता है, जो कंपनी में रखा। तो ये ज़्यादा करना है कि ये ज़्यादा करना है, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। कौन से फैक्टर्स होंगे, ठीक है? पहला फैक्टर, इसके बाद कुछ मार्क नहीं करना, इधर फैक्टर पे आ जाओ। पहला फैक्टर क्या है? फैक्टर्स हम देखेंगे किस में ज़्यादा रखना है, रिटेन्ड अर्निंग या डिविडेंड। पहला क्या है? अर्निंग्स, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो क्या करोगे? ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड।
अगर कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड, अगर अर्निंग हाई है तो डिविडेंड देंगे, अगर अर्निंग लो है तो रिटेन अर्निंग देंगे। बात पकड़ में आ रही है? अगर अर्निंग लो है इसको छोड़ दो, हटाई दो, हाई को लिखो। अगर अर्निंग हाई है तो ये भी दोनों हो सकते हैं ना फिर तो डिविडेंड क्या होगा लेकिन हाई। अगर अर्निंग हाई हुई और तुमने ज्यादा पैसा रिटेन कर लिया और डिविडेंड लो रखा तो होगा क्या? अगर अर्निंग हाई है और तुमने ये ज्यादा कर लिया, ये कम कर लिया तो होगा क्या? उनका मेरी कंपनी में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि कंपनी, हम किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट क्यों करते हैं बताओ? डिविडेंड प्रॉफिट मिले, तो कंपनी हमारे पैसों को लेके प्रॉफिट कमा रही है, हमें दे नहीं रही, हमें कम दे रही है, तो हमारा को डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, उससे हम लोग अपने शेयर विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कंपनी का घाटा हो जाएगा कि नहीं? तो हर कंपनी चाहती है कि मेरे शेयर होल्डर का ट्रस्ट बना रहे, सब कमाए सब खाएं। अगर अर्निंग ज़्यादा है सबको मिलेगी, पॉइंट पढ़ लो। मेन डिविडेंड डिपेंड करता है अर्निंग पे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, इसका मतलब क्या है? हर साल आती है या लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट? बात ठीक है पर हर साल आती नहीं है। स्टेबिलिटी मतलब अगर मेरा हर साल का प्रॉफिट एक जैसा है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा? डिविडेंड दूंगा, अच्छा कि नहीं? क्योंकि मेरे को पता होगा ना कि हर साल की तरह इस साल भी कितना प्रॉफिट होना है, तो मैं पहले खुश होकर डिक्लेयर तसल्ली से करूँगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन क्या है ज़्यादा, कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, कभी बहुत लॉस हो जाता है, कभी मीडियोकर होता है, तो मैं डिविडेंड ज़्यादा नहीं बांट पाऊँगा, कभी ज़्यादा बांटूंगा कभी लो बांटूंगा। तो अगर अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड रेगुलर रहेगा, स्टेबल रहेगा और हाई रहेगा। अगर अर्निंग स्टेबल नहीं है तो डिविडेंड हाई नहीं रहेगा, क्योंकि हाई मतलब रेगुलर रहेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कितना डिविडेंड दे सकता हूँ, जितना होगा उतना दूंगा ना, मैं रोकूंगा कम। देख ये क्यों रोकते हैं हम, ये क्यों रोकते हैं? कोई आने वाला खर्चा आ जाएगा, तो मेरे को पता है कि मेरे को हर साल कितना प्रॉफिट होना है, तो मेरे को पता होगा मैं कितना रोकूँ कितना है, तो मैं कुछ मात्रा रोकूंगा, ज़्यादा मैं डिवाइड दे दिया करूँगा। अगर अर्निंग स्टेबल है ज़्यादा डिवाइड कर दिया करूँगा, क्योंकि पता है कि हर साल प्रॉफिट तो हो ही रहा है। इस साल नहीं रोकेंगे, अगले साल रुक जाएगा, अगले साल रोक लेंगे, उसके अगले साल रोकेंगे, लेकिन कभी ज़्यादा होता है कभी लॉस होता है। तो हो सकता है इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तब भी मैं डिविडेंड क्या दूंगा? कम, क्योंकि मेरे को डर लग सकता है कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर लॉस ना हो जाए, तो मैं ज़्यादा सेव कर लूँगा कि अगर लॉस हो गया नेक्स्ट ईयर तो सेविंग में से डिविडेंड बांट दूंगा मैं। बात पकड़ में आई? या मैं बांटूंगा ही नहीं। तो जब मेरे अंदर डर होगा तो मैं डिविडेंड ज़्यादा बांटूंगा नहीं, लेकिन जब मेरे अंदर डर नहीं होगा कि यार हर साल मेरे को सेम प्रॉफिट 10 साल हो गए, लगभग उतना ही ऊपर 19-20 का फर्क पड़ता है, तो मैं खुश होके तसल्ली से बिना डर के चौड़े होकर डिविडेंड बांटूंगा, ताकि मेरे को अगर पैसा चाहिए भी होगा नेक्स्ट ईयर, मेरे को पता है कितनी कमाई होनी है। तो अगर अर्निंग स्टेबल है तो डिविडेंड भी हाई होगा और रेगुलर होगा, और अगर अर्निंग स्टेबल नहीं है तो रिटेन अर्निंग ज़्यादा होगी, ये कम होगा। बात पकड़ में आई? रीड करो। यही लिखा हुआ ना? आप खुद ही अपनी कंपनी के बारे में सोचो ना, अगर आपकी कंपनी का कभी प्रॉफिट कभी प्रॉफिट लॉस होता है, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करने डरोगे, आप बचाओगे पैसा कि यार लॉस ना हो जाए अगले साल। लेकिन आपकी हर साल सेम कमाई होती है, आप खुश होकर डिविडेंड दोगे। ठीक है, अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ। अब कई रिप्यूटेड कंपनीज होती हैं, वो हर साल स्टेबल, कांस्टेंट, फिक्स्ड, रेगुलर डिविडेंड देती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वो कंपनी कह रही है हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा या कम होगा, हम अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड बांटते रहेंगे। क्यों करती हैं वो ऐसा?
है, ट्रस्ट बनाए रखे, क्योंकि मार्केट में उस कंपनी का ट्रस्ट बना रहेगा। यार कंपनी घाटे में जाएगी तब भी डिविडेंड दे रही है, कम प्रॉफिट कमाएगी तब भी देगी, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तब तो देगी देगी। तो वो अगर मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम किसी और को बताओगे। यार ऐसे हर बंदा ही चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हो, ठीक है ना। कोई नहीं चाहेगा कि कभी ज़्यादा पैसा कमा लिया कभी डूब गया पैसा। हर बंदा चाहेगा कि एक फिक्स इनकम मिल जाए। कल हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, एक स्टेबिलिटी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी आ जाती है उससे। तो अगर कंपनी हर साल रेगुलर और कॉन्टिन्यूस और फिक्स डिविडेंड दे रही है, उससे क्या होता है, शेयर होल्डर के पता है कि इतना तो मिलना ही मिलना है। वो अपने घर में शादी हो, कोई खर्चा करना हो, घर खरीदना हो, वो ईएमआई या लोन की अप्लाई कर सकता है, या वो खर्चा पहले ही ऑफर कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि साल के एंड में इतना पैसा तो आना ही आना है। उसके मन में क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक कंपनी ने, बहुत सारी ऐसी कंपनी करती है अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, अपना ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, और मार्केट में उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, बहुत जल्दी उनके शेयर बिक जाते हैं क्योंकि मार्केट में उनका नाम होता है। ठीक है, फिक्स डिविडेंड देती है। पॉइंट पढ़ लो, कोई लाइन कोई वर्ड समझना है बता देना। स्टेबल होगी तो डिविडेंड भी हाई होगा, स्टेबल ये तो करेंगे ही। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आप बताओ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर नियर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो डिविडेंड लो या नो होगा, क्योंकि सारा पैसा रिटेन कर लिया जाएगा ग्रोथ के लिए। कोई बिल्डिंग खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, मेरे को 6 महीने के अंदर नया प्लांट लगाना है, नई ब्रांच खोलनी है, कुछ भी ऐसा काम मेरे को दिख रहा है, तो मेरे पास जो प्रॉफिट है बांट दूंगा, मैं अपनी कंपनी में सेव करके रखूंगा, रिटेन करके रखूंगा, बांटूंगा नहीं। और सारे शेयरहोल्डर को मेल भेज दूंगा कि इस साल आपको डिविडेंड कम या नहीं मिलेगा, बट नेक्स्ट ईयर आपको 2 साल का इकट्ठा मिलेगा। हमारी कंपनी नया प्रोजेक्ट चालू करने लगी है, उसमें आप लोग का भी फायदा होगा, हम लोग मान जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं करनी, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो हम रिटेन कम करेंगे और डिविडेंड नॉर्मल देते रहेंगे। तो क्यों रोकेंगे, तो क्या बहाना होगा रोकने का, नहीं ना। पढ़ो, कोई डाउट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेस्टलाइज करके परसों किया था। ये लिखा हुआ है, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ ये टैली करते रहो। कुछ अलग हो तो बता देना मेरे को, क्योंकि मैं बिना पढ़े लिखी जा रहा हूँ। अगर मैच ना करे कुछ लाइन यहाँ पे तो बता देना। अगला क्या है, कैश फ्लो। मैंने क्या कहा था, हर जगह आएगी, वर्किंग कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में, सब जाएगा। कैश फ्लो मतलब कितनी जल्दी जल्दी पैसा आता है, इनफ्लो ऑफ कैश कितना अच्छा है। अगर एक कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा। अगर अच्छा है मतलब जल्दी जल्दी कैश आता है तो हम आराम से डिविडेंड पे कर देंगे, हमको रिटेनिंग भी कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो भी कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है पैसा तो आ ही जाएगा बाद में। अगर डिविडेंड बांट दूंगा फिर भी कैश फ्लो अच्छा तो आता रहेगा ना पैसा, तो मैं रिटेनिंग कम करूंगा, सेव कर। अगर मेरा कैश फ्लो कम है तो मैं सेव ज़्यादा करूंगा, क्योंकि हो सकता है अगले महीने पैसा आए ना आए, उसके महीने पैसा आए ना आए, कैश फ्लो मेरा उधार ज़्यादा लगता है मेरा, तो उस टाइम पे मेरा डिविडेंड क्या हो जाएगा, लो। पढ़ो, शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस, ये बिना पढ़े समझा पाओगे, ये समझ आएगा कैश फ्लो, मुश्किल तो नहीं है ना। अभी तक डिसीजन सारे आसान है, इस चैप्टर में सिर्फ मुश्किल काम पता क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर अगली क्लास का, और न्यूमेरिकल थोड़ा सा पढ़ने में आसान है लेकिन एग्जाम में टेढ़ा आ जाता है कई बार, बच्चों को समझ नहीं आती बात। हाँ जी, खासकर आईटीएल बहुत खतरनाक आता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इसका जो एग्जाम में आता है तेरे स्कूल में बहुत खतरनाक आता है, बोर्ड्स में इतना मुश्किल नहीं आता। शेयर होल्डर अगर प्रेफर कर रहे हैं सारे, आपको पता है एक 0.1% के शेयर होल्डर का भी वोट होता है कंपनी के अंदर, सारे शेयर होल्डर वोट करते हैं, राइट टू वोट होता है।
बिना वोटिंग के कंपनी कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती, सबकी राय मांगी जाती है, फिर मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो अगर बहुत सारे शेयर होल्डर ने वोट कर दिया कि नहीं जी शेयर डिविडेंड दो ही दो, तो कंपनी रोक नहीं सकती, चाहे ग्रोथ है, चाहे कैश फ्लो खराब है, चाहे कुछ भी है। अगर शेयर होल्डर ने बोला कि हमको डिविडेंड चाहिए ही चाहिए, मेजोरिटी शेयर होल्डर ने बोला, कुछ ने कुछ मान के कुछ नहीं माने, कंपनी वोटिंग कराएगी। वोटिंग में 60% 70% लोगों ने बोल दिया कि हमें तो चाहिए, तो कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे शेयर होल्डर ने बोला कि डिविडेंड दो तो दो, समझ गए हो? पढ़ो। नहीं, लॉस में बोल नहीं सकते, वो तो एग्रीमेंट होता है ना, तो उनको पता है कि लॉस हुआ है। इन केस में बोल सकते हैं ना, कंपनी ने रोक लिया, कंपनी कैश फ्लो खराब है, कंपनी किसी और बहाना मार रही है, तो अगर शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि हमें तो रेगुलर इनकम चाहिए, तो देना पड़ता है कंपनी को, कंपनी बैकफुट पे रहती है, क्योंकि शेयर होल्डर मालिक है। 70% मालिक ने बोल दिया तो 30% मालिक क्या करेगा? ठीक है ना। अब नहीं क्वेश्चन होने शुरू हो गए, आज वो वाले भी करने जो कल छोड़े थे। चलो पढ़ो 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 पढ़ो, अगला क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी। समझाओगे? ये समझ आ गया? इश्रत पढ़ रही है तो साथ साथ भाई तू पढ़ रहा है, अगला पढ़ के समझाओ। नहीं है, आगे पीछे भी होगा, नहीं है, चलो कैंसिल हो गया, काटो। चलो जो आप बोलो वही, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, ये पढ़ के समझा दो, बहुत आसान है। वो नहीं है, कुछ और है ये। यस, अगर हम रेगुलर और हाई डिविडेंड बांटते हैं तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो और मेरे को पैसा मिलेगा और जल्दी शेयर बिकेंगे मेरे। तो कई बार डिविडेंड हाई बांटने से मेरे को रेपुटेशन बिल्डअप करने में काम होता है, और मेरे बच्चे को शेयर जो बिक नहीं रहे थे वो इजीली बिक जाएंगे। कई बार हम करते नहीं है, एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं? एक नई कंपनी है, उसकी कमाई भी नहीं हो रही, अब जिस कंपनी की कमाई नहीं हो रही वो खर्चा निकाल पा रही है, तब भी वो ऐड करती है, एक्स्ट्रा खर्चा करती है ताकि कमाई बढ़े। तो कई बार नेगेटिव पॉलिसी लगानी पड़ती है, खर्चा करके अपने काम बढ़ाना पड़ता है। तो सिमिलरली वही हो गया, एक ऐड का काम करता है ये, कि हाई डिविडेंड देने से मेरी कंपनी की रेपुटेशन वो बदल जाएगी, लोगों में अवेयरनेस फैलेगी, लोग किसी को बताएंगे ये कंपनी हाई डिविडेंड पे कर रही है, सब लोग मेरे शेयर क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे, रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैं हर साल लो डिविडेंड पे करता हूँ, नॉर्मल करता हूँ, तो ये नॉर्मल सी बात है, हर बंदा मेरे पास इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो इन्फ्लुएंस करने का काम ऐड करता है, यहाँ पे हाई डिविडेंड एक ऐड बन जाएगा आपके लिए। बेशक लिख भी सकते हो इस पॉइंट को आप, पढ़ लो एक बार दोबारा से। क्या? तब क्या? नहीं नहीं नहीं, शेयर इशू करा 1 अप्रैल को, डिविडेंड देंगे अगले साल। डिविडेंड पिछले साल का किसी को दिया होगा ना, उसने बताया होगा, फिर हम नए शेयर इशू करेंगे, नए लोग आएंगे हमारे पास, पिछला डिविडेंड देख के अगले साल आएंगे ना, तो उस हिसाब से फिर उनको 1 साल बाद मिलेगा। खर्चा पहले होगा ना, मतलब डिविडेंड पहले बांटा जाएगा, तब तो नए शेयर बेचोगे तुम। अगला पॉइंट क्या है? मैंने आपको बताया था कैपिटल मार्केट क्या क्या होती है, दो होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। प्राइमरी जो अकाउंट्स की बुक में आप पढ़ते हो, पहली बार कंपनी शेयर ऑफर करती है डायरेक्टली कस्टमर्स को, शेयर होल्डर्स को, प्राइमरी। और सेकेंडरी मतलब शेयर होल्डर आगे शेयर होल्डर को भेज देगा, बदलते रहेंगे नाम। कैपिटल मार्केट पढ़ो क्या कहना चाहती है। बहुत इजी पॉइंट है, शायद आपको समझ आ जाए, वरना मैं बता दूंगा।
हाँ जी, कैपिटल मार्केट क्या है? वो मार्केट जहां शेयर बेचते हैं, बड़ी बड़ी लार्ज रेप्यूटेड क्रेडिट वर्थी कंपनीज को पैसे, लोन आराम से मिलता है कि मुश्किल से मिलता है? आराम से मिलता है। तो वो जो लार्ज कंपनियां हैं, वो अगर कंपनी लार्ज है, क्रेडिट वर्ती है, मतलब रेप्यूटेड, तो वो डिविडेंड क्या पे करेगी? हाई। वो पैसा रोकेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है रिटेन अर्निंग करते क्यों है कि फ्यूचर में कोई नुकसान हो गया, पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम सेविंग्स करेंगे। पर बड़ी बड़ी कंपनी कहती है अगर पैसे की जरूरत पड़ भी गई तो लोन मिल जाएगा ना इजीली। वो उनको फोन पे मिलता है पैसा, भैया शाम तक इतना लोन चाहिए, अगले महीने वापस कर देंगे। बैंक उनको पहुंचा के जाता है बिना किसी सिक्योरिटी के, अनसिक्योर्ड लोन। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट में। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज पता है कितनी चालाक होती हैं? वो जो हाई डिविडेंड तो देना पड़ता है क्योंकि उनका नाम उनकी रेपुटेशन दाव पे होती है। तो जब आपको पता है कि आपको, ध्यान से, जब आपको पता है कि आपको रिटेन अर्निंग के जो पैसा चाहिए, कोई खर्चा आ गया, नुकसान हो गया, वो आपको इजीली मिल जाएगा, तो आप अपने शेयर होल्डर का डिविडेंड रोकोगे? अपनी कंपनी की रेपुटेशन खराब कराओगे? नहीं। अब ये कंपनी करती क्या है? शेयर इशू करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। क्या खर्चे करने पड़ते बताओ? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस वगैरह, रजिस्ट्रार, अंडरराइटर, ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं। ये कंपनी ये वाले खर्चे भी लोन पे करती है। अब बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा होगा इनके पास, पर ये अपना पैसा नहीं खर्चती। ये क्या करती है? किसी से 1 महीने का उधार लेती है, क्रेडिट। किससे लिया? और शेयर इशू करा। शेयर इशू करने से जो पैसा आएगा उस पैसे में उधार चुका दिया अगले महीने। मतलब अपनी रिटेन अर्निंग्स को छेड़ती ही नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं? अगले चैप्टर में आएगा, वहां BQ है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है कि अगर बड़ी बड़ी लार्ज कंपनियां अपना प्रीमियम एक्सपेंसेस अपनी पॉकेट से ना देके उधार पे लेके देती हैं और शेयर के वजह से वापस करती हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। और ये जो खर्चे होते हैं जिसको आप बोल रहे हैं प्रीमियम एक्सपेंसेस, उसको BST में से क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। आया था पहले कहीं पे, फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर हाई है तो, अगर इक्विटी शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर से पैसा लाने के लिए हमें फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन डेप्ट में वो नहीं थी, तो फाइनेंशियल डिवीजन में था वो। तो बड़ी बड़ी कंपनी डिविडेंड हाई पे करेंगी, रिटेन अर्निंग क्या करेंगी? लो, क्योंकि उनको पैसा इमीडिएटली फोन पे मिल जाएगा। बात पकड़ में आ गई? अगला पॉइंट क्या है? हाँ, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। बताओ जी, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब आपके मैथ्स में आएगा, LPP चैप्टर में। कॉन्स्ट्रेंट्स है, बंधन कह सकते हो, बाउंड्री कह सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हो। कई लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर लॉ प्रोवाइड करता है कि इतना % डिविडेंड तो आपको देना ही पड़ेगा, आप इनमें से कोई बहाना मार के वो रोक नहीं सकते, तो आपको देना पड़ेगा। कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर ये बाउंड्रीज लागू होती हैं। मोस्टली बहुत सारी कंपनीज पे कुछ % तक बाउंड्री चालू होती है, लागू होती है कि इतना % देना पड़ेगा, इसके ऊपर आप रोको, सेव करो, आपकी मर्जी है, पर वो देना ही पड़ेगा। तो कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट नहीं जा सकती। पढ़ो बेटा, डिविडेंड डिसीजन आता ही आता है पूरा, तो ढंग से लर्न करना, ये लिखने को आता है। आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कोटिंग द लाइंस करके, पर ये लिखने को भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो 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 पढ़ो। कुछ समझ आ रहा है कि अगर लॉ ने बोला कि इतना % डिविडेंड देना है तो देना है, आप उसमें अपनी मर्जियां नहीं कर सकते। कोई डाउट? अगला क्या है?
इसी के अकॉर्डिंग ये समझ लो कॉन्ट्रेक्चुअल बाउंड्री, अगर इसकी और मेरी शेयर होल्डिंग के टाइम जब ये मेरे शेयर खरीद रहा है, मैं इसको शेयर दे रहा हूँ, ये मेरे को पैसे दे रहा है, अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई कंपनी का फायदा हो लॉस हो, मैं तेरे को इतना % डिविडेंड दूंगा, तो मैं उस बात से मुकर नहीं सकता। प्रेफरेंस शेयर मान लो, इक्विटी मान लो, ज़्यादा प्रेफरेंस भी होता है ऐसा, देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ परसेंटेज लिखा होता है, इक्विटी में कभी परसेंटेज लिखा नहीं होता, पर इक्विटी वाला भी हो सकता है मेरे शेयर बिक ना रहे हो। ये एग्रीमेंट मैं कब करूंगा, जब मेरे शेयर बिक ना रहे हो, मार्केट वैल्यू कम हो, रेपुटेशन खराब हो, पर फिर मैं तुम्हें मनाऊंगा यार तू एक काम कर मेरे शेयर खरीद ले, इतना % तो मैं तेरे को दूंगा ही दूंगा। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया, अब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मेरे को देना ही पड़ेगा। उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि डिविडेंड देना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं तो देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं है तो नहीं भी रोक सकते। पढ़ो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्या एक मिनट, नहीं वो जो मैंने कहा वो तो होता ही होता है, एक और पढ़ लेते हैं फिर भी। इसमें दो बातें आ गई, एक तो मैंने बताई कि वो तो है ही है, वो आप डाल दो, लेकिन एक और बात क्या कह रहा है आप बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आ रहा है। इसको कट करना तो ये टू हटेगा, साइन कट जाएगा तो स्क्वायर ऊपर का टू हट जाएगा, 2/sin a आ जाएगा, टू रह जाएगा, है टू रह जाएगा, 2 ऊपर रह जाएगा ना, बस 2 cos a हो गया। क्या कह रहा है इशरत ये, अरे इतना शांत तो है मानविक, तू बता। क्या मैंने आपको वही बताया था, पहले बैंक के लोन का इंटरेस्ट देते हो कि पहले डिविडेंड, तो सुन ले भाई, पहले इंटरेस्ट देते हो कि पहले डिविडेंड देते हो, इंटरेस्ट देते हो, तो इंटरेस्ट के लिए मतलब लोन लेना पड़ेगा ना पहले, तो मैंने लोन ले लिया, लोन देते हुए क्या बैंक मेरे से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकता है कि भाई कि किसी भी कारण से डिविडेंड ज्यादा बांटने के चक्कर में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं रोकेगा, ये लिखा लास्ट लाइन में, ये इंश्योर करना पड़ेगा कि तेरी डिविडेंड की टर्म्स मेरे इंटरेस्ट को कम या नहीं रोक नहीं सकता, डिविडेंड ज्यादा देना है पहले मेरा इंटरेस्ट दे जितना मर्जी बांट, मेरा इंटरेस्ट नहीं रुकेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो एक बार बैंक से भी करना पड़ता है और शेयर होल्डर से तो करना ही पड़ता है प्रेफरेंस शेयर के रूप में। ठीक है जी, अब समझ आ गया, यही कह रहा ना, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चंस पूछने हैं मैंने। कोटिंग, आजा आजा, कोटिंग द लाइंस वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है एक तो डिसीजन कौन सा है और 4 फैक्टर कोटिंग द लाइन से निकालने हैं, तो डिसीजन तो आपको पता है डिविडेंड ही होगा जो आज पढ़ा है, तो 4 फैक्टर बताने हैं, जैसे ही लाइन मिल जाए मेरे को रोक देना वरना मैं खुद ही रुक जाऊंगा, और ना रुका तो फिर तुम्हारा आंसर मार्क्स कट जाएंगे आपके। इसको डिवाइड करूँ कॉस से, क्या इसको कॉस से डिवाइड करूँ, किसको, नहीं उसी को खोलो और साइन कॉस में कन्वर्ट करो पहले, इसको भी करूँ, देखो कॉसेक बनाना है ना कैसे भी करके, कॉसेक बनाने के लिए साइन चाहिए, करो कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ नहीं और यहाँ पे यही है बस, ये है बस क्वेश्चन, टफ है क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है दोनों तरफ से होगा, ट्राई तो कर, शुरू करूं। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉटन यार्न, पता है क्या होता है कॉटन यार्न,
It has been consistently earning good profits for many years. This year too उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, मतलब भूल ही गया था कोटिंग द लाइंस भी है, तुम लोग एक्टिव हो, चलो अच्छे. तो यहाँ होगा इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली. तो ये डिविडेंड क्वेश्चन और भी है. क्वेश्चन कहा था कि आपको डिसीजन बताना मतलब डिविडेंड है, पर आपको बताना कि हाई देंगे कि लो देंगे उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अर्निंग क्या बोलती है, हाई कि लो? हाई दे सकते हैं क्योंकि रिटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी है, अगले दोबारा कमा लेंगे. आगे एक और बात भी है, दिस ईयर टू उसका अर्निंग ज़्यादा है. तो क्या इसमें मैं ये लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि अर्निंग ज़्यादा था डिविडेंड हाई पे कर सकता हूँ. पहला पॉइंट. दो लाइनें होगी ना भैया. इट हैज़ बिन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट, और एक लाइन होगी दिस ईयर टू उसको प्रॉफिट अच्छा हुआ है. 2 पॉइंट्स मिलेंगे ना मेरे को. चलो अब मानिक बताएगा. देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी एंड गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर. ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी आ गया, कैश फ्लो भी हो गया. ये अच्छा कैश फ्लो है तो डिविडेंड हाई पे करेंगे. अभी तक तीनों बातों ने हाई के लिए इशारा किया है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखते हैं आगे. ग्रोथ इन फ्यूचर नहीं, ये ग्रोथ, हाँ, गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर. प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ है, लेकिन करनी नहीं ग्रोथ अभी, ऐसा बोला नहीं कि ग्रोथ करना है हमने. इट इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव्स इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, गुड रेम्युनरेशन प्रैक्टिसेस. अगर ये वैल्यू बेस्ड होगा तो ये सारी वो बन गई, वैल्यूज बन गई, प्रिंसिपल्स. इट हैज many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment. Very good. आगे. It has taken a loan of 40 lakh from IDBI and is bound by restriction on the payment of dividend according to terms of loan. Contractual constraints. क्वेश्चन खत्म हो गया. अब क्वेश्चन पूछते हैं. पहले हम लिखेंगे above highlighted decision is dividend decision. The company will pay high decision according to the following factors. अब फैक्टर का नाम, क्योंकि आपको हाई मिल रहा है, फैक्टर का नाम पहला अर्निंग ऑफ अमाउंट ऑफ अर्निंग, फिर आप कोटिंग द लाइन करोगे तो फिर स्टेट करोगे एक लाइन, फिर आप स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग हेडिंग, फिर आप कोटिंग द लाइन इन्वर्टेड कॉमर्स में करोगे, फिर स्टेटमेंट लिखोगे. हर बार कोटिंग द लाइन के लिए अपनी स्टेटमेंट लिखनी. आधे बच्चे कोटिंग द लाइन करके आए थे, स्टेटमेंट लिखते ही नहीं है. और अपनी बात तो बताओ कि आपने लाइन कोट करी क्यों करी है. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कह रही कंपनी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो अच्छा डिविडेंड पे कर सकती है. सिंपल, ठीक है, ऐसे होगा. आपकी बुक में बैक एक्सरसाइज है ना, वहाँ देखो, हल्का सा आइडिया मिलेगा आपको. चलो हरजस, नेम द फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी हो सकता है, विच विल हेल्प अ बिजनेसमैन इन ओपनिंग न्यू ब्रांच ऑफ इट्स बिजनेस. कौन सा डिसीजन हेल्प करेगा इन ओपनिंग न्यू ब्रांच ऑफ द बिजनेस? के लिए कौन सा डिसीजन लेना पड़ता है? फाइनेंसिंग डिसीजन नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं. यहाँ डिसीजन है, ऐसा ग्रोथ तो बोला ही नहीं. ये भी नहीं है. सबसे पहले कि कौन सा डिसीजन ध्यान में रखना पड़ेगा नई ब्रांच खोलने के लिए. नई ब्रांच खोलने का मतलब खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट, और कौन सा कैपिटल बजटिंग या फिक्स कैपिटल. समझ आया? वो तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर आएगा ना, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. फैक्टर थोड़ी पूछा तुमसे, वो कह रहा कौन सा डिसीजन ध्यान में रखोगे आप. वो तब डिविडेंड होगा कि प्रॉफिट हुआ है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, खर्चे की ना खर्चे, कौन सा डिसीजन है तो डिविडेंड है. अभी कह रहा है खोलनी है ब्रांच, तो कौन सा डिसीजन ध्यान में रखोगे? इन्वेस्टमेंट है, नई कंपनी तो फाइनेंसिंग, पैसा कहाँ से लाएगी? ब्रांच खोलनी है, अगर नई कंपनी खोलनी हो तो फाइनेंसिंग. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, जसलीन, नेम्ड डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इन्फ्लुएंसेस ओवरऑल बिजनेस रिस्क complexion of the firm, which influences overall risk complexion of the firm. कैसे?
ओवरऑल रिस्क, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, कैपिटल बस्टिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो 4 फीचर थे उसमें इरिवर्सिबल भी था, रिस्क था, लार्ज अमाउंट्स इन्वॉल्व, रिस्क तो था ही, क्योंकि इतने बड़े सारे पैसे खर्च हो जाते हैं कि वो रिकवरेबल नहीं होते। समझ आया? आंसर क्या है? कैपिटल बस्टिंग, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है, एक बार गलत इन्वेस्टमेंट हो गई तो वापस नहीं आ सकता, रिस्क है। जब भी ओवरऑल रिस्क आएगा तो कैपिटल बस्टिंग। कवल, नेम डिसीजन टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच अफेक्ट्स लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। ये हो चुका है पहले, मुझे बता दो। लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी सारे हो गए, नहीं क्वेश्चन हो गया, वो वाले निकालियो, करो। लिक्विडिटी मतलब पैसे की अवेलेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉफिट कैसे बढ़ाए कम करे। कल परसों कराया था मैंने वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल में आपकी लिक्विडिटी आती है नहीं आती? ऐसा कौन सा लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है? आप यहाँ पे और करके डिविडेंड डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि डिविडेंड यहाँ बांट दिया तो कैश फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। बट ज़्यादा सुटेबल कौन सा है? जब भी लिक्विडिटी बढ़ आएगा तो कौन सा डालोगे? क्योंकि करंट एसेट होता है वो। मानविक, कौन सा डिसीजन अफेक्ट्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ द कंपनी? ग्रोथ भी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ग्रोथ भी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कौन सा है? रिस्क। तीनों किस में आते हैं? तो अगर कौन सा इन्वेस्टमेंट, ये तीनों आते हो। कैपिटल बस्टिंग वर्ड यूज किया करो तुम, ठीक है? फिक्स में रिस्क आता है ना, वर्किंग कैपिटल में कौन सा रिस्क है? तो तीनों की बातें मानी जाए। प्रॉफिटेबल दोनों में आती है, पर रिस्क सिर्फ एक में आता है और ग्रोथ सिर्फ एक में आती है। समझ गया? प्रिसाइज हो जाओ। इशरत, कौन सा डिसीजन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फाइनेंशियल रिस्क को डिटरमाइन करती है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पैसा आया कहाँ से? अर्जस बेटा, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल। एक 3x कॉसेक थीटा है, 3/x कॉट है ना? तो x की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा यहाँ से x की वैल्यू निकाल, क्या आएगी? मतलब कि 3 कॉसेक अपॉन 3, और यहाँ से 3 को नीचे लेके जा, कॉट अपॉन 3, क्या बचेगा? 1/x। 1/x क्या बन गया? कॉट अपॉन 3। x नहीं निकालना, 1/x निकालना। 1/x क्या हो गया? कॉट अपॉन 3। तो 1/x कॉट अपॉन 3 पुट कर, और x पुट कर कॉसेक अपॉन 3, स्क्वायर करेंगे 9 बन जाएगा। स्क्वायर भी 9 बन जाएगा ना 3 का। एलसीएम ले, बाहर से 3 से 9 काट, 3 बचेगा खाली। फिर देख क्या होता है, वैल्यू निकल, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है ना, उससे कुछ होगा। चलो अर्जस, डिसीजन बताओ टेकन कीपिंग इन द व्यू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आता है। शेयर होल्डर, हाँ, शेयर होल्डर का वेल्थ मतलब उनका पैसा कैसे बढ़ाया जाएगा? डिविडेंड से। कवल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने इस वक्त कौन सा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसी प्रोजेक्ट के लिए लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है? देख सकते हो आप, हैं? वही तो, क्या डिसाइड करोगे? फैक्टर्स में जाओ, क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करने से पहले? 2 या 3 क्राइटेरिया, 2-3 क्राइटेरिया है, 3 है क्राइटेरिया। क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें से? आप बुक को हटा दो, आपको एक नया काम मिला, एक नई जगह पैसा इन्वेस्ट करने लगे हो, कोई नए मॉल में, सबसे पहले, या नई मशीनरी पे, सबसे पहले आप क्या लगाने से पहले क्या सोचोगे कि मेरे को रिफंड कितना मिलेगा? आंसर है रेट ऑफ रिटर्न। पैसा तभी खर्च होगे ना, पहले रिफंड कितना आएगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, सबसे पहले क्या देखोगे कि मेरे को कितना मिलेगा ना, फिर इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगेगा। हाँ,
समझ गए हो? तो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है रेट ऑफ रिटर्न पहला, दूसरा है और क्या है, दो और है, क्या है, जाओ ना लॉन्ग टर्म डिसीजन में जाओ। नहीं, क्या क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। पापा कैसे बेटा? कल जसकीरत रात को मिलती सैर करते हुए, तो वो कहती कि वापस शिफ्ट कर दिया उनको आईसीयू में। फिर मेरे को सुनने में गलती लगी होगी, मैंने कहा बाहर आ गया, पापा कहते नहीं वापस चले गए, तो मैं उस टाइम बिजी था तो फिर मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया। रूम वार्ड में ही है ना, और बात ठीक से कर रहे हैं। वो तो अभी बेटा ठीक थोड़ी हुए हैं, वो तो हो जाएंगे, अभी क्लॉट तो है ना, उसको डिजॉल्व कर रहे हैं। उसकी ना शक्ल बड़ी खराब थी, परेशान थी, फिर मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही। अच्छा पूरा नहीं मिला? क्यों सेमी मिला है नहीं कमरा, या मेडिक्लेम में नहीं है? अच्छा अच्छा, तो सेमी में कितने बंदे होंगे, 2? तो क्या हो गया? तो सेमी में तो एक बंदा रह सकता है। हाँ तो वो दादी बोलती कि फिर वो साथ में जो है ना उनके साथ में ना 2 लड़कियां होंगी। अच्छा, तो कौन रुका फिर रात? साथ ही रुके थे, तो फिर वो इसलिए अपसेट थी क्योंकि उसको वहाँ पर मना डांट दिया पहले तो। तो तुमको वो नहीं पता ऑडिटोरियम जहाँ पे बैठते हैं वहाँ तो कोई भी रह सकता है, जहाँ जो जहाँ पता है जहाँ कॉफ़ी वगैरह मिलती है? अच्छा, वहाँ जो कॉफ़ी मिलती है, जो कैफेटेरिया है, वहाँ पे 150 से कुर्सियाँ लगी हुई हैं। रात को लोग कंबल लेके आते हैं, बिस्तरा लेके आते हैं, परमानेंट वहीं बैठे होते हैं, वहीं लिटा के सो जाते थे, तो वहाँ रह सकते हो। वो एक अलग बात है कि किसी और ने रुक, अगर जिसकी रात अकेली ना रुके ना, साथ में तू रुक जाए कोई रुक जाए, तो एक पापा के साथ रुक सकता है, 2 बच्चे और अलग से रुक सकते हैं, वहाँ सेफ है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ 50 बंदा लेटा होगा, तुम भी लेट जाना कहीं भी, क्योंकि जो आईसीयू में होता है ना उसको रहने की जगह चाहिए, तो वो कैफेटेरिया में सोता है। तुम तो रूम में चले गए ना फिर। चलिए, एक बंदा बहुत है वैसे, इसलिए उसका मुंह बना हुआ था। मैं कहा क्या हो गया पापा, तो बाहर आ गए तेरे, रास्ते में क्या ही बात करता, मैं रोना पड़े फिर मैं चला गया। मैंने पूछा नहीं, मैं क्या रो पड़ेगी फायदा क्या, मैं निकल गया वहाँ से। चलो अच्छी बात, हो जाएंगे वार्ड में आके हो जाएंगे। चलो हाँ, साइज किसकी बारी है? तेरी, जसलीन की। साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी, competitiveness are affected by which decision in financial management? है? रिपीट, साइज इसमें निकाल, चैप्टर 9 निकाल। साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड competitiveness are affected by which decision? साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड competitiveness, कि compete करना कैसे है, कितना कंपटीशन है, साइज ऑफ एसेट क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, और प्रॉफिटेबिलिटी। डिसीजन कौन सा है, और डिसीजन पूछ रहा हूँ मैं तो, तुम वही गलत बताई जा रहे हो। इतना आसान नहीं होता ना, ये चैप्टर पढ़ना बड़ा आसान, ये चैप्टर लर्न करना आसान है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। आप क्या करो जनाब? चलो हाँ, साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी और हाँ कौन सा? कैपिटल बस्टिंग। अब आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या इंग्रेडिएंट डालते हो? कोई भी डाल दो ना उसमें, फैक्टर कोई भी, कि साउंड हो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट साउंड हो मतलब अच्छी हो, तो क्या क्या करोगे? अच्छी एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, अच्छा कैश फ्लो सिस्टम, यही होगा ना, अच्छा प्रॉफिट्स, समझे हो? क्या तुम बीएसटी का स्कूल का एग्जाम इस बुक की बैक एक्सरसाइज करे बगैर जाते हो? मत जाना, मर जाओगे। एक तो ऑरेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके भी आंसर दिए हुए हैं, फिर केस स्टडीज हैं,
हर टॉपिक के बाद है, उसके भी आंसर दिए हुए हैं। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, इससे ये क्वेश्चन आए चाहे ना आए दिमाग खुल जाएगा बहुत ज़्यादा। ये छोड़ के मत जाना भैया BSc मार्क्स ही है। उसके बाद मेरी किताब पढ़ी वो भी ले लेना, सबको दे दूंगा बाद में। A decision is taken in financial management to raise money for long-term capital needs of the business from certain sources. Long-term capital needs, हाँ, capital budgeting, ठीक है। ओए सुनो सुनो, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैंने। A decision is taken in financial management to raise money for long-term capital needs. Long-term capital needs के लिए आपको डिसीजन रेज मनी कैसे करोगे? तो फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल नहीं, रेज मनी। What are two types of source of finance? Arjas, डेप्ट एंड इक्विटी, या आप अच्छी लैंग्वेज लिखोगे तो क्या लिखोगे? ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। What is the cheapest source of finance and why? सोर्स कितने फाइनेंस के? डेप्ट और इक्विटी, चीपेस्ट कौन सा है? डेप्ट। वाई? क्योंकि रिस्क चीप है, मैं वो सस्ता करके रिस्क ज्यादा है। डेप्ट का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स में क्या आ जाता है? रिफंड आ जाता है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना कम टैक्स। ये न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको, जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना कम टैक्स। कट गया, समझ गए नहीं समझ गए हो? तो चीप, आगे चीप खत्म करना है ना मेरे को टॉपिक। चीपेस्ट सोर्स कौन सा होगा? वेरी गुड। विच इज द रिस्क लेस सोर्स ऑफ फाइनेंस? इक्विटी, क्योंकि रिस्की कौन सा है? मानविक, चलो बहुत सारे 5-6 रह गए, अगली बार कंप्लीट करेंगे। साथ में वो करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर, जितना हो जाएगा हो जाएगा। तो आज की क्लास